हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। तो इसके पहले की जो एक्सरसाइज है उसमें मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया, उसके बाद हमने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया और लास्ट एक्सरसाइज है इसकी फंक्शन। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप इसकी प्रीवियस वीडियोस को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। ठीक है भाई। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है? देखिए, उन्हीं रिलेशंस को फंक्शन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ। उन्हीं रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं जिसमें जो उसका पहले वाला सेट है उसकी सिर्फ एक ही इमेज होगी। नहीं समझ में आया होगा, डायग्राम से बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है और इसके अंदर एलिमेंट है, मान लीजिए ए, बी और सी, और यहाँ पर मान लीजिए एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। तो मैंने एक ये रिलेशन बनाया ए टू बी। अगर ए की मैपिंग हो रही है बी 1 के साथ, बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? अगर हर एक एलिमेंट एक ही के साथ जाकर के मैच हो रहा है, ठीक है ना, ए किसके साथ मैच हुआ? 1 के साथ, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ, ऐसे रिलेशंस को कहा जाता है फंक्शन। समझ में आया? अगर हर एक एलिमेंट ए सेट का हर एक एलिमेंट अगर बी सेट के यूनिक एलिमेंट से जाकर के मैच हो जाए तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। अब एक बात समझ लो, जैसे मान लो अगर कोई ऐसा केस है 1, 2, 3, जैसे मान लो ए बी मैच हो रहा है 1 के साथ, ए मैच हो रहा है 2 के साथ, बी हो रहा है 3 के साथ, कुछ इस तरीके का ये रिलेशन है। तो अगर मैं पूछूं क्या ये फंक्शन है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए एलिमेंट 1 के साथ भी जाकर के मैच हो गया और ए एलिमेंट 2 के साथ भी जाकर के मैच हो गया, तो हम कहेंगे कि भैया ये फंक्शन नहीं है, ये कहलाएगा रिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें ए क्या कर रहा है? एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ जाकर के मैच कर रहा है। ठीक है भाई। अगर मैं इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा तो ए 1 हो जाएगा और ए 2 हो जाएगा और बी 3 हो जाएगा। यानी ऑर्डर्ड पेयर का अगर पहला एलिमेंट मैच कर जाए, ऑर्डर्ड पेयर का अगर पहला एलिमेंट मैच कर जाए तो वो फिर फंक्शन नहीं होता, वो होता है रिलेशन। जब आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, A1 B2 C3। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में देख लो, कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका पहला एलिमेंट क्या कर जाए? मैच कर जाए। तो अगर पहला एलिमेंट मैच कर गया इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। और अगर पहला एलिमेंट मैच ना करे, मतलब ऐसे रिलेशंस को ही हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। समझ में आ गया आपको? बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। उन्हीं रिलेशंस को फंक्शन बोलेंगे जिसमें हर एक एलिमेंट एक ही के साथ जाकर के मैच होगा। अब देखो, ऐसा हो सकता है, सुनो, ऐसा हो सकता है, मान लो ए बी सी है और ये मान लो 1 2 3 है, तो ए भी 1 के साथ मैच हो गया, बी भी 1 के साथ मैच हो गया, सी भी 1 के साथ मैच हो गया। ऐसा हो सकता है, ये फंक्शन है। क्योंकि इसमें देखो, जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो क्या होगा? A1 B1 C1। ऐसा हो सकता है। पहले एलिमेंट देखो मैच नहीं कर रहे, भले ही दूसरा एलिमेंट मैच कर रहा हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन में क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट मैच नहीं करना चाहिए। अगर वो मैच कर गया तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो अब हम इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं। विजुअली तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि फंक्शन किसको बोलते हैं, हम कैसे रिलेशंस को फंक्शन बोला जाता है। ठीक है भाई। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो समझ लो। देखो भाई, अ रिलेशन F is said to be function, is said to be function when all elements of set A has one and only one image in set B। तो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। उन्हीं रिलेशन को फंक्शन बोला जाता है जिसमें ए सेट के सभी एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी सेट बी में। जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, मान लीजिए ये ए बी है और ये मान लीजिए 1 2 है, तो ए 1 के साथ मैच कर गया, बी 2 के साथ मैच कर गया। ये एक फंक्शन है ए टू बी। तो इसको फंक्शन को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीख लो। एक तो रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है फंक्शन की? फंक्शन को लिखा जाता है एफ सच दैट ए टू बी। ये फंक्शन क्या है? ए टू बी। ये लिखने का तरीका होता है फंक्शन का। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा तो वो क्या बन रहे हैं? A1 B2 ही तो बन रहे हैं, A1 और B2 ही तो बन रहे हैं।
तो ये फंक्शन के हो गए ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद देख लो हर एक एलिमेंट जो है वो ए की इमेज बना रहा है, ए की भी 1 है और बी की भी 2 है, ए की कोई मल्टीपल इमेजेस नहीं है, बी की कोई मल्टीपल इमेजेस नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कहलाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये तो आपको पता ही है। अब एक बात यहाँ पर समझ लो, जैसे ए और 1 ऑर्डर्ड पेयर है, तो यहाँ पर 1 को क्या बोलते हैं, 1 इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए। अगर मैं पूछूं भाई ए की इमेज क्या है तो आप कहोगे 1, अगर मैं पूछूं बी के इमेज क्या है तो आप कहोगे 2। समझ में आया। और यहाँ पर जो ए होता है, ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ 1। तो ए क्या होता है, 1 की प्री इमेज होती है। समझ में आया आपको। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जैसे A1, तो ए की इमेज क्या है 1, अगर मैं पूछूं 1 की प्री इमेज क्या है तो आप बोलोगे ए। बी की इमेज क्या है 2, अगर मैं पूछूं 2 की प्री इमेज क्या है तो आप बोलोगे बी। तो फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सारी x की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और यहाँ पर y की वैल्यूज़ हैं 4 5 6 7 8 9 जो मर्जी हो सकती है, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो y कैसे आएगा, जब आप फंक्शन में x की वैल्यू पुट करोगे। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जैसे मान लो y = 2x है। अब यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो 3 मिलेगा। समझ रहे हो। x को हम पुट करते हैं और आंसर के रूप में क्या आता है, y। तो यहाँ पर जो आप पुट कर रहे हो वो तो हो गया डोमेन, और जो आंसर्स आ रहे हैं वो क्या हो गया, रेंज। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जैसे आपने पुट करा x को 1, तो 1 डोमेन है, आंसर आया 2, 2 रेंज है। समझ रहे हो। यहाँ पर जो आप पुट कर रहे हो, यहाँ पर जो आप लिख रहे हो वो डोमेन है, वो इनपुट है एक तरीके से। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ लो। तो फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आपने इनपुट दिया और आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। ठीक है, जैसे मान लो फंक्शन है 2x, आपने 1 दिया 2 मिलेगा, 2 दिया 4 मिलेगा, 3 दिया 6 मिलेगा। ये इस तरीके से फंक्शन क्या करता है, आप इनपुट दोगे आपको आउटपुट मिलेगा उसका। ठीक है भाई। तो ये पूरा हमारा है फंक्शन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.3। पूरी की पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा इसी वीडियो में, ध्यान से समझिएगा आप। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आकर के आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। ठीक है भाई। अब देखो 2.3 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। उसने ये 3 पार्ट में 3 रिलेशन दे रखे हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ये रिलेशन दिए हुए हैं। बोल रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन है, रीजन बताइए। अगर वो फंक्शन है तो डोमेन और रेंज भी बताइए। अगर वो फंक्शन है तो डोमेन और रेंज भी बताइए, अगर फंक्शन नहीं है तो छोड़ दो, नहीं बतानी। तो पहला पार्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं कुछ इस तरीके से, 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1 और 17, 1। तो ये उसने मेरे को एक रिलेशन लिख करके दिया, मुझे पहचानना है कि फंक्शन है या नहीं। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया, ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट मैच नहीं करना चाहिए। देख लो सारे पहले एलिमेंट अलग हैं, यानी कि जो ये वाला सेट है उसमें लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11, 14, 17, और ये वाला जो सेट है इसमें लिखा हुआ है सिर्फ 1। तो ये मान लेते हैं ए, ये बी, ये फंक्शन है एफ। तो 2 भी 1 से मैच हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 8 भी हो रहा है, 11 भी हो रहा है, 14 भी हो रहा है, 17 भी हो रहा है। सबकी इमेज 1 है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 2 की एक से ज़्यादा इमेज हो, 2 1 से भी मैच हो रहा हो, 2 2 से भी मैच हो रहा हो, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट डिफरेंट है, इसका मतलब है दिस इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है। और अगर इसमें इसकी डोमेन की बात करूं तो मैंने क्या बोला, पहले वाले सेट में जो आपने लिखा वो आपका इनपुट है, तो डोमेन क्या हो गई, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। लेकिन रेंज क्या होगी, जो आपका आउटपुट आ रहा है। आंसर सिर्फ एक ही आ रहा है, आप कुछ भी पुट करो आंसर 1 ही आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। बहुत ही ईजी था ये तो। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड के ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूँ मैं, वो है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7।
अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ सारे ऑर्डर्ड पेयर में, देखो पहले वाले एलिमेंट कोई भी मैच नहीं कर रहा है। बस आपको ये देखना है पहले वाले मैच कर रहे हैं कि नहीं। बाद वाले 1 करोड़ बार मैच कर रहे हो भाई, हमें उससे मतलब नहीं है भैया, हम पहले एलिमेंट को देखेंगे। पहला एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है। और मैचिंग हो रही है 2 की 1 से, 4 की 2 से, 6 की 3 से, 8 की 4 से, 10 की 5 से, 12 की 6 से, 14 की 7 से। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो फंक्शन है, यस इट्स अ फंक्शन, क्योंकि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। और अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन भैया होगा जो आप इनपुट दे रहे हो वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है भाई, इजी लग रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको? बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। थर्ड पे आ जाते हैं। देखिए थर्ड के ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरीके से है 1, 3, 1, 5। तो देखिए ये देखते ही जिसकी मतलब पैनी नज़र है, जिनने पैनी नज़र से देख लिया कि भैया 1 तो मैच कर गया, मतलब नो इट्स नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट की यहाँ पर है 1 और 2 और यहाँ पर है 3, 5, 5, 3 और 5। तो 1 की इमेज तो भैया 3 भी है और 1 की इमेज तो 5 भी है, तो 1 ने तो मल्टीपल इमेज बना ली, मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन कहलाएगा, फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको? ये कैसे चेक करते हैं फंक्शन है या नहीं? एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, याद रखना, एक से ज़्यादा आउटपुट हुआ तो मतलब वो फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भैया इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी मर्जी बार इंपॉर्टेंट लिखना चाहो उतनी मर्जी बार लिख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में ज़रूर आता ही आता है। ठीक है भाई, तो पढ़ा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। पहला पार्ट करते हैं, पहले f(x) है माइनस का mod x। अब ज़रा ध्यान से समझ लेना, पहला जो पार्ट है ना इसका फंक्शन है माइनस का mod x। ठीक है भाई, तो इसमें बोल रहा है कि आपको डोमेन और रेंज बतानी है। तो ये तो आपको पता चल ही गया है कि डोमेन क्या होती है, जो आप इनपुट दोगे यानी कि x की वैल्यूज़, और रेंज क्या होती है, y की वैल्यूज़। ये तो आपको पता चली गई है कि जो आप इनपुट दोगे मतलब जो पुट करोगे वो डोमेन होगा, और पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो रेंज होगा। वो यहाँ पर पुट होता है, पुट जो इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ पर आएगा, जो आउटपुट दे रहे हैं वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पहले बता देता हूँ। देखो भाई, एक होता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन होता है f(x) = mod x। ठीक है भाई, ये एक नया फंक्शन आया है, इसी साल आया है 11th क्लास के अंदर। थोड़ा सा इस फंक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है भाई, अब मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन का काम है कि अगर आपने इनपुट नेगेटिव दिया तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बताया, मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन का काम है अगर आपने इसमें इनपुट दिया नेगेटिव तो आपको आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव, और अगर आपने दिया पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए ये mod x लिखा हुआ है अंदर, आपने दिया 1 तो बाहर क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, प्रोसेस होकर के 1 ही निकलेगा। लेकिन अगर आपने दिया -1 तो मॉड में अगर माइनस हो तो वो उसको क्या कर देता है, 1 कर देता है। तो समझ में आ गया होगा आप मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या है। अगर आप इसको पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो रिटर्न में आपको ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन अगर आपने इसको नेगेटिव वैल्यू दी तो ये आपको वापस में नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर आपने नेगेटिव इनपुट दिया तो पॉजिटिव आउटपुट मिलने वाला है। अगर -2 दिया तो 2 मिलेगा, -4 दिया तो 4 मिलेगा। समझ में आ गया आपको? मॉड्यूलस फंक्शन का ये काम है, लेकिन अभी हमें और जानना है इसके बारे में। ठीक है भाई, देखो मॉड्यूलस फंक्शन जो है ना, एक बात याद रखना, जैसे मान लीजिए ये एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर मॉड के अंदर जो भी लिखा होता है, मॉड के अंदर जो भी लिखा होता है आपको उसको ना 0 के बराबर रखना है। समझ में आया? मॉड्यूलस फंक्शन को ना हम ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक कैसे होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको आप 0 के बराबर रखो, यानी x की वैल्यू 0 है, यानी कि ये फंक्शन ब्रेक होगा 0 पर। एक होता है 0 से नीचे, एक होता है 0 से ऊपर। अब सुनो क्या होता क्या है। देखो भाई, अगर आपने 0 से नीचे पुट करा, 0 से नीचे देखो इनपुट क्या है, नेगेटिव है कि नहीं, तो यहाँ पर -x लिखूंगा। और 0 से अगर ऊपर की बात करूँ, 0 से ऊपर की बात करूँ या 0 की बात करूँ
तो सारे आउटपुट सारे इनपुट पॉजिटिव है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा प्लस एक्स। समझ में आया आपको कि मॉड एक्स को कैसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे मॉड एक्स को ये कैसे लिखा जाता है, समझ में आया। मैंने क्या बोला, मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है, मॉड के अंदर जो भी लिखा है आपको उसको 0 के बराबर रखना है। तो x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब ये फंक्शन 0 पर टूटेगा, 0 से नीचे 0 से ऊपर। तो इस बात को कैसे लिखूंगा, x की वैल्यू 0 से नीचे, x की वैल्यू 0 से ऊपर। तो 0 से नीचे मुझे बताओ x की वैल्यू सारी नेगेटिव नहीं है, तो क्या माइनस एक्स नहीं लिखूंगा, और 0 से ऊपर x की वैल्यू सारी पॉजिटिव है ना, तो क्या x नहीं लिखूंगा। समझ में आया। एक और मैं आपको समझाता हूँ, देखो अगर लिखा हुआ आ गया, मान लो बाई चांस लिखा हुआ आ गया मॉड में x-1, अब बोला इसको तोड़ के बताओ, मॉड में लिखा है x-1, बोला इसको तोड़ के बताओ। तो मैंने क्या बोला, जो अंदर x-1 है आपको 0 रखना है, यानी x की वैल्यू आ गई 1, यानी ये जो ब्रेक होगा ना, आप 1 यहाँ पर होता है कि नहीं, तो 1 से नीचे होगा और 1 से ऊपर होगा। अब 1 से नीचे सारी वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी कि नहीं। देखो 1 से नीचे अगर आप 0 पुट करते हो यहाँ पे तो नेगेटिव 1 नहीं आ रहा, अंदर -1 आ रहा है कि नहीं, लेकिन टूटेगा कैसे देखो। तो 1 से अब क्या होगा, आपको बनाना है 1 से नीचे और 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा आपको जैसा लिखा है ना वैसे का वैसे ही लिख दो एज इट इज़, लेकिन 1 से नीचे में आपको इसके आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। समझ में आया। 1 से नीचे में जो भी फंक्शन दिया होता है उसके आगे नेगेटिव लगाना पड़ता है, और 1 से ऊपर में तो है ही पॉजिटिव ही रहेगा फिर वो। समझ में आ गया आपको। तो ये तरीका होता है मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करने का। अब एक बात समझ लो, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं इसकी डोमेन रेंज निकालूँ, सुनो, अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज निकालूँ मॉड्यूलस फंक्शन की। अब देखो मैंने क्या आपको बोला, इनपुट आप कोई भी दे सकते हो। देखो भाई, हमें डोमेन जो है ना, डोमेन क्या होता है कि क्या क्या वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो। यहाँ पर आप सारे के सारे नंबर्स पुट कर सकते हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो, पॉजिटिव नंबर हो, फ्रैक्शन हो, ज़ीरो हो, रूट हो, जितने भी तरह के रियल नंबर आप जानते हो ना, आप सब कुछ पुट कर सकते हो। मैथ के रूल्स को वो वायलेट नहीं कर रहा है। देखो डोमेन में से हम वो वाले एलिमेंट्स हटा देते हैं जो मैथ के रूल्स को वायलेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक फंक्शन है मान लीजिए 1/x-1। अगर मैं यहाँ पर x को 1 पुट कर दूं तो मुझे बताओ 1 - 1, ये तो 1/0, ये क्या हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो देखा आपने, यानी कि यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकता क्योंकि फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो गया। तो आपको ऐसी वैल्यूज पुट नहीं करनी है जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए, जहाँ पर मैथ के रूल्स वायलेट हो जाए, आपको ऐसी x की वैल्यूज पुट नहीं करनी है, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसकी डोमेन की अब यहाँ पर आपको ये ऐसी वैल्यू बता सकते हो जो मैं पुट करूँ और मैथ के रूल्स वायलेट हो जाए, नहीं। तो जब भी आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, रूट, जब सारी वैल्यूज, तो आपको लिखना होता है इसकी डोमेन है R। यहाँ पर R का मतलब होता है रियल नंबर। तो आप सारे के सारे रियल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत ऐसी नहीं है। लेकिन अगर आप रेंज की बात करें, भाई यहाँ पर आप अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट करो या नेगेटिव वैल्यू पुट करो, मैंने क्या बोला आपको, इनपुट आप पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, लेकिन मिलेगा तो आपको हमेशा पॉजिटिव आउटपुट। तो इस बात को कैसे लिखूंगा मैं, R+, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। भैया आप इसमें इनपुट पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, लेकिन आउटपुट आपको मिलने वाला है पॉजिटिव, यानी कि रेंज क्या होगी इसकी, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है भाई। तो मोटा मोटा मॉड्यूलस फंक्शन को हम ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर, और इनपुट दोगे अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन आउटपुट मिलेगा आपको पॉजिटिव। तो ये मोटा मोटा इसकी समरी है, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको मॉड्यूलस। अब यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा, इसमें बोल रहा है इसकी डोमेन और रेंज बताओ। अब बात सुन लो ध्यान से, पहले पार्ट फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको बताना है डोमेन और रेंज, माइनस का मॉड एक्स है। अब मेरे को एक बात बताओ, डोमेन तो आपको समझ में आई गई होगी कि मैं सब कुछ पुट कर सकता हूँ, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो मैं पुट ना कर पाऊँ, जो मैथ के रूल को वायलेट कर रहा है, सब कुछ पुट कर सकता हूँ, यानी डोमेन तो हो गई रियल नंबर। अब अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज में आपको क्या करना है, देखो भाई रेंज के लिए ये बात तो आपको समझ में आई गई कि इतने का आंसर, मॉड एक्स का आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि भाई ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है इसका जो आंसर है वो हमेशा या तो 0 आ जाएगा या 0 से बड़ा आएगा, कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता है। समझ में आया। लेकिन मुझे मॉड एक्स नहीं चेक करना, मॉड एक्स के आगे नेगेटिव भी है, वो भी चेक करना है मेरे को। तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये साइन पलट जाएगा। देखो भाई इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। जैसे मान लो लिखा हुआ है -1 > 2, और आपको माइनस ये शिफ्ट करना है, माइनस यहाँ पर शिफ्ट करना है,
तो आपको इस साइन को पलटना होता है, ठीक है ना। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है, मान लो -y ग्रेटर लेस देन इक्वल टू -2, माइनस काटना है, तब भी ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जब भी आप माइनस के साथ डील करोगे तो भैया इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मेरा फंक्शन क्या था, फंक्शन है माइनस मॉड एक्स। देखो भाई, डोमेन के लिए आप सिर्फ एक्स पर फोकस करोगे कि क्या क्या पुट कर सकता हूं। रेंज के लिए आपको वाई पर फोकस करना होगा कि वाई के आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, समझ रहे हो। डोमेन के लिए आपको सिर्फ एक्स पर फोकस करना है, मैं इनपुट क्या क्या दे सकता हूं, तो मैं रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर इनपुट दे सकता हूं। लेकिन अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो मेरे को वाई पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं तो आंसर तो -1 आएगा ना, और अगर -1 पुट करता हूं तब भी तो ये 1 हो गया, तब भी तो आंसर -1 ही आ रहा है, यानी हर बार इसका आंसर नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो मैं कैसे समझाना चाह रहा हूं, देखो, तो मॉड एक्स जो है, इसका जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आने वाला है। लेकिन जैसे ही आपने इसके आगे माइनस से मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ, तो मुझे बताओ ये फंक्शन नहीं बन गया, फंक्शन नहीं बन गया लेस देन इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे नहीं आ गया है। तो कह सकता हूँ y की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से कम आएगी। तो इस बात को हम कैसे लिखें, तो हमारी जो रेंज होगी वो होगी -∞ से लेकर के 0 तक, ठीक है भाई। y लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, 0 ये रहा, तो 0 से सारे कम नंबर, तो -∞ से 0 तक, ये सारे तो इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है भाई। तो डोमेन होगी इसकी रियल नंबर और रेंज होगी इसकी -∞ से लेकर के 0 तक। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या फंक्शन है, देखो भाई, सेकंड पार्ट में फंक्शन है रूट में 9 - x²। तो फंक्शन है हमारा रूट में 9 - x²। बोल रहा है इसकी डोमेन बताओ, ठीक है। डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। तो डोमेन अगर बतानी है तो मुझे एक्स पर फोकस करना है, ठीक है। डोमेन अगर बतानी है तो मुझे एक्स पर फोकस करना है। अब देखो, अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट कर दी, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, अगर मान लो x की वैल्यू आपने 4 पुट कर दी, तो देखो क्या आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 9 - 16, रूट में हो जाएगा -7। तो भाई नेगेटिव नंबर्स के रूट रियल नंबर में तो नहीं आते, मतलब ये तो गलत हो गया। इसने क्या करा, फंक्शन को वॉयलेट कर दिया, नॉट डिफाइन कर दिया। भाई अगर आप x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हो तो रूट में नेगेटिव आ रहा है, रूट में नेगेटिव हम नहीं सॉल्व कर सकते, रियल नंबर्स में नहीं आते इसके आंसर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मैं अपने चैनल पर पूरा अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो चैप्टर देखना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, रियल नंबर नहीं होते, यानी कि मैं यहाँ पर 4 तो पुट नहीं कर सकता। तो अगर मैं 4 नहीं पुट कर सकता तो मैं 5 क्या पुट करूंगा, 6 क्या पुट करूंगा, 7 क्या पुट करूंगा, मतलब 4 के ऊपर नहीं। यानी कि अगर आपने x की वैल्यू थोड़ी सी 3 के ऊपर, 3 के ज़रा सी भी ऊपर पुट कर दी, तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 3.1 का स्क्वायर भी तो 9 से बड़ा ही होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि आप 3 से ऊपर, देखो अगर ये नंबर लाइन है, मान लो -3 और 3, यानी आपको समझ में आ गया कि 3 से ऊपर भैया मैं नहीं पुट कर सकता। अब नेगेटिव साइड पे आ जाओ, अगर -3 से आपने इधर पुट कर दिया, मान लो -4 पुट कर दिया, तो -4 का स्क्वायर भी तो 16 ही होगा, 9 - 16, तब भी तो रूट में -7 ही आ रहा है, गलत हो गया ये भी। यानी कि -3 से इधर वाले नंबर्स भी आप नहीं पुट कर सकते, ठीक है। ना तो आप 3 से बड़े नंबर्स पुट कर सकते हो, ना -3 से छोटे नंबर पुट कर सकते हो। लेकिन ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया ना, टीचर इसको थोड़ी एक्सेप्ट करेगा, हमें मैथमेटिकल बनाना है कि मैथमेटिकल कैसे करें इस बात को। अब सुनो कैसे करेंगे, कह सकता हूँ आप x को जो भी पुट करो, इस एक्सप्रेशन का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं समझे। जैसे मान लो आपने 2 पुट करा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना, तो √5, तो देखो पॉजिटिव ही तो आ रहा है। आपने 1 पुट करा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1√8, देखो पॉजिटिव ही तो आ रहा है। तो कह सकता हूं आपको फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब इस पूरे का आंसर पॉजिटिव आएगा। ये बात समझ में आ गई। आप खुद को क्या लिखेंगे, फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई आपको। पेपर में आपको यहां से स्टार्ट करना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि क्या आप पुट नहीं कर सकते हो, कहाँ पर फंक्शन ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, ये सब समझाने के लिए बताया है बस।
तो एक बात समझ में आ गई होगी, अगर आपको फंक्शन को डिफाइन रहने देना है तो ये चीज़ नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, मतलब ये चीज़ 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए, मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ a माइनस बी ए प्लस बी, 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बार 3 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो, एक बार 3 प्लस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो। तो यहाँ से 3 को जब उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा -3। मैंने क्या बताया था, माइनस माइनस जब भी कटेगा तो ये साइन आपको पलटना पड़ेगा x लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ पर जब 3 को उधर भेजोगे तो x माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब हुआ क्या समझ लो, बोल रहा है x की वैल्यू -3 से बड़ी है, तो -3 से बड़ी मतलब इस तरफ, और 3 से छोटी है मतलब 3 से इस तरफ। तो कह सकता हूँ इसके सॉल्यूशन ये रहे, ये इसके सॉल्यूशन है। तो कह सकता हूँ इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है आप -3 से लेकर के 3 तक सब कुछ पुट कर सकते हो। भाई ये सारी वैल्यूज़ किसको बिलोंग कर रही हैं? ये x को। मैंने क्या बोला, अगर आपको डोमेन निकालनी है तो आपको x पर फोकस करना पड़ेगा, और x की वैल्यूज़ क्या आ रही है, -3 से 3 के बीच में आ रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पहले वाला जो ओवल शेप होता है इसके अंदर आंसर सिर्फ -3 से 3 के बीच में आ रहे हैं। x की वैल्यू सिर्फ इतनी है और नहीं है, x की वैल्यूज़ 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, -4 -5 -6 3.1 -3 कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ -3 से 3 है। ये आपको क्लियर हो गया। अब मेरे को ये वाली वैल्यूज ढूंढनी है। अब मुझे क्या ढूंढना है, ये डोमेन आ चुका है, अब मुझे रेंज ढूंढना है। देखो भाई रेंज के लिए एक बात समझ लो, रेंज का करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको fx को y मानना होता है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ था, फंक्शन था रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, फंक्शन को y मानना होता है, क्योंकि अब भाई x की वैल्यूज़ तो मैंने निकाल ली ना, अब मेरा काम है y की वैल्यूज़ निकालना। अब मेरा काम है कि आंसर्स क्या आ रहे हैं वो निकालना। ये वैल्यूज़ पुट करने पर, ये वैल्यूज़ पुट करने पर कुछ आंसर्स भी तो आ रहे होंगे, अब मुझे वो आंसर्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, fx को y मान लेते हैं। और अब मुझे देखो, जैसे यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर क्या था, पीछे जब डोमेन निकाल रहा था क्या था, देखो ये रहा डोमेन निकाल रहा था तो लिखा हुआ था y अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, लिखा हुआ था कि नहीं, y अलग था x अलग था, है ना। रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज के लिए आपको x और y को स्विच करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले इसको लिखो राइट x इन टर्म्स ऑफ y। समझ में आया? डोमेन में क्या लिखा हुआ है, डोमेन में क्या लिखा हुआ है, y इन टर्म्स ऑफ x, और रेंज में क्या लिखना है आपको, रेंज में लिखना है x इन टर्म्स ऑफ y। यानी कि डोमेन के अंदर y की वैल्यू निकली होती है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मतलब x को अकेला छोड़ना है, मुझे इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट तो कट जाता है, y का स्क्वायर हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो x हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? तो ये आपको रेंज के लिए आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ पर y आप जब पुट करोगे, यहाँ पर y जब आप पुट करोगे तो y को भी तो इस तरीके से पुट करोगे जो x की वैल्यू आए वो इनमें से आए। समझ लो भाई, y की वैल्यू वही कंसीडर की जाएगी जो x की वैल्यू इनमें से देगी। अगर इनमें से नहीं दे रही तो मतलब वो y की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैंने पुट कर दिया y को 1, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने y को 1 पुट कर दिया तो ये क्या आ गया, 9 माइनस 1 रूट में 8, रूट में 8 होता है 2 रूट 2, मतलब ये है तो इन दोनों इनके बीच में ही ना, ये जो 2 रूट 2 x की वैल्यू आई है ये है तो इनके बीच में ही ना। तो याद रखना y की वैल्यू सिर्फ वही कंसीडर की जाएंगी जो पुट करने पर x की जो वैल्यू आएगी वो इनके यही होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं हो सकती। यानी कि कह सकता हूँ यहाँ पर भी अगर आपने 4 पुट कर दिया तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं। 4 का स्क्वायर पुट कर दिया 16, 9 में 16 गए माइनस रूट में -7 आ गया, तो रूट में -7 तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, मतलब 4 कंसीडर नहीं होगा आंसर में। लेकिन ये फिर से बोल रहा हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो यहाँ पर भी कह सकता हूँ ये भाई ये सारी वैल्यूज़ क्या है,
ये सारी वैल्यूज़ क्या है, ये तभी आएंगी जब ये चीज़ 0 से बड़ी होगी रूट के अंदर, क्योंकि ये भी तो एक तरीके का फंक्शन है, ये भी तो डिफाइन तभी होगा जब ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी। यहाँ पर ये तो बात आप समझते हो ना, x कैन ओनली टेक रियल वैल्यूज़, ये तो बात आप समझ रहे हो ना कि x जो है वो सिर्फ रियल वैल्यूज़ ले सकता है। ये क्या है, सारे रियल नंबर नहीं है ये, इनमें -3 भी आ रहा है, 2.9 भी आ रहा है, 2.8 भी आ रहा है, फ्रैक्शन भी आ रहे हैं, रूट भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, लेकिन है तो सारे रियल नंबर ना। ऐसा तो कोई नहीं है कि रूट में नेगेटिव आ गया हो, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। तो x जो है वो रियल वैल्यूज़ तभी लेगा जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी कि 9 - y² इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको भी आपको पिछले वाली की तरह बिल्कुल सॉल्व करना है। कैसे करोगे, 3 - y 3 + y तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 से 3 के बीच में आ जाएगी। यहाँ पर भी y की वैल्यू जो है -3 से 3 के बीच में आ गई, यानी कि कह सकता हूँ y -3 से 3 के बीच में। लेकिन एक मिनट रुको, अभी 1 मिनट रुको। आप ये देखो कि क्या x की वैल्यूज़ आपको पता है ये है, ठीक है। देखो फंक्शन क्या है, y था रूट में 9 - x²। आप x की वैल्यू इनमें से कोई भी पुट करो, क्या y का आंसर नेगेटिव आ सकता है? ज़रा सोचो, खुद सोचो। आपने x की वैल्यू इनमें से पुट करनी है यहाँ पर, क्या इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा? रूट का आंसर नेगेटिव आपने पढ़ा है कभी? √4 - 2 हो गया, पढ़ा है कभी? नहीं भाई, रूट में जब हम रूट्स निकालते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर ही आते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे क्यों सर, जब x² = 36 होता है, x = √36 होता है, तब तो +-6 लिखते हैं। भाई वो इक्वेशन की फॉर्म में होता है तब लिखते हैं, क्योंकि +6 का स्क्वायर भी 36 होता है, -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, वो इक्वेशन की फॉर्म में होता है। वहाँ उसको यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। अब जब बचपन में, अगर मैं थोड़ी आपको बचपन की आदत ताज़ा करवाऊँ, रूट में अगर आपसे पूछता था 64 तो 8 ही तो लिखते थे, -8 थोड़ी लिखते थे। तो रूट के आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकते, यानी कि इसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा होगा जब x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में होगी। भाई y का आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। x आप इनमें से पुट कर रहे हो, इनमें से कुछ भी पुट कर लो, आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो y हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा। तो यानी कि इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ को मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा रेंज का, जो इसकी रेंज होगी वो होगी 0 से 3। लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -, जब मैं x की ये वाली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो इसका आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। तो रेंज होगी 0 से 3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में समझाने की आपको कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो यार कमेंट ज़रूर करना, ठीक है भाई। अब देखो बस इसमें यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ जिसको बोल सकते हो, इम्पॉर्टेंट भी है। बाकी इसके क्वेश्चन ऐसे हैं कि नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर देगा। बोल रहा है एक फंक्शन है 2x - 5, इनकी वैल्यूज़ लिखो f0, f7, f-3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फंक्शन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, फंक्शन 2x - 5। तो पहले पार्ट में बोल रहा है कि वैल्यू बताओ f0 की, बताओ ये क्या पूछ रहा है, 2 × 0 -5, तो -5 आ गया आंसर। सेकंड पार्ट में बोल रहा है f7 की वैल्यू बताओ, तो x की जगह 7 पुट कर दो, 14 में से 5 गए 9। और थर्ड में क्या बोल रहा है, f की वैल्यू -3 पुट कर दो, तो 2 × -3 -5, तो -6 -11। ठीक है, ये क्वेश्चन समझने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, हो क्या रहा है यहाँ पर ये। तो ये क्वेश्चन है ये थर्ड, ठीक है भाई। फोर्थ भी देखो बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है ये। तो फोर्थ में बोल रहे हैं कि एक फंक्शन है t विच मैप्स टेम्परेचर इन सेल्सियस, जो कि सेल्सियस में नापता है टेम्परेचर को। और ये इक्वेशन दे रखी है t की वैल्यू c 9c/5 + 32, t की वैल्यू c 9c/5 + 32 ये है। तो आपको बोल रहा है t की वैल्यू जब 0 है ना, c की वैल्यू जब 0 है तो आंसर बताओ, तो 0 पुट कर दो, 9/5 × 0 + 32, तो ये आ गया 32, पहला पार्ट। फिर दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि जब t की वैल्यू 28 है तब बताओ, तो अब t की वैल्यू 28 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 9/5 × 28 + 32। ठीक है यार, ये सब तो कैलकुलेशन कर लेना खुद ही।
और t की वैल्यू -10 है, ये भी खुद कर लोगे। फोर्थ में बोल रहा है कि c की वैल्यू बतानी है जब tc 212 है, मतलब अब tc की वैल्यू 212 दे दी, मतलब इसकी वैल्यू दे दी 212। लास्ट पार्ट करके बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी वैल्यू दे दी 212 और ये है 9/5c प्लस 32। तो प्लस का 32 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 32, 9/5c, तो ये हो जाएगा 0 और 21 में 3 गए 18 और ये हो जाएगा 5/9 इधर आकर, तो ये हो जाएगा 20, 20 पंजे 100 आंसर आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। अब देखो फिफ्थ कराता हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है पढ़ा देता हूँ। देखो भाई 5 में बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तीनों फंक्शन है, मुझे सिर्फ रेंज बतानी है, डोमेन नहीं, रेंज। फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 - 3x, फंक्शन की वैल्यू है 2 - 3x और इसमें बोल रहा है x 0 से बड़ा है, यहाँ पर बोल रहा है x 0 से बड़ा है और x रियल नंबर है। मुझे रेंज बतानी है। देखो भाई इसके अंदर ये वाली वैल्यूज तो उसने दे दी कि x 0 से बड़ा है, यहाँ पर सिर्फ वही वैल्यूज हैं जो 0 से बड़ी हैं। अब आपको y की वैल्यूज निकालनी है ना, आंसर्स निकालने हैं आपको। तो मैंने क्या बोला, जब भी रेंज निकालना हो तो fx को y मान लो और x की वैल्यू निकालो। सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए, जब रेंज निकालनी है fx को y मानकर x की वैल्यू निकालूंगा तो 3x इधर आ गया और y उधर चला गया और x की वैल्यू आ गई 2 - y/3। तो x की वैल्यू निकलते ही अब देखो क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, मतलब दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 3 मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, उधर जाकर वो हो जाएगा 0 और 2 उधर जाकर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और माइनस से माइनस कट करूंगा तो y हो जाएगा 2 से कम। तो जो इसके आंसर्स हैं वो आ रहे हैं 2 से कम। तो इसको लिखते कैसे हैं, रेंज क्या हो गई इसकी 2 से कम। तो 2 अगर यहाँ पर है 2 से कम मतलब -∞ से लेकर के 2 तक। तो ये इसके आंसर्स होंगे -∞ से लेकर के 2 तक। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट का फंक्शन है हमारा x² + 2, x एक रियल नंबर है, फंक्शन है x² + 2 और x एक रियल नंबर है। तो पहले fx को y मानना होगा, x² + 2, फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी y - 2 √ में x आ जाएगा। ठीक है भाई, पहले प्लस का 2 इधर आकर माइनस हो गया ना और स्क्वायर हटाकर सामने रूट लगा दिया। अब एक बात समझ लो कि x सिर्फ रियल नंबर्स में वैल्यूज लेगा। ठीक है भाई, आपको y कुछ ऐसा पुट करना है कि जब इसका आंसर आए, मतलब x की वैल्यू आए वो रियल नंबर में आए। जैसे अगर आपने 0 पुट कर दिया, मान लो पुट कर दिया मान लो y को 0, तो ये तो 0 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस में √2 नहीं हो जाएगा। तो x ये वाली वैल्यूज नहीं लेगा, यानी y को आप 0 पुट नहीं कर सकते हो, यानी कि 2 पुट कर सकते हो आप। 2 - 2 0 हो रहा है, x की वैल्यू 0 आ रही है, 0 रियल नंबर में आता है। लेकिन अगर आपने 1 पुट कर दिया फिर नेगेटिव हो जाएगा। 2 पुट कर नहीं 1, हाँ 1 पुट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। और अगर आपने -1 - 2 इस तरीके से भी पुट करा तब भी ये नेगेटिव हो जाएगा। रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यानी कि कह सकता हूँ x का रियल नंबर तभी होगा जब y - 2 > 0 होगा। ठीक है ना। x कैन टेक रियल वैल्यूज when y - 2 > 0। जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी ये रियल वैल्यूज ले पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ से सीधा आंसर आ गया y 2 से बड़ा है। तो आपको यहाँ पर y 2 या 2 से बड़ा पुट करना पड़ेगा, यानी जो इसके आंसर्स की रेंज है वो है 2 से लेकर के इन्फिनिटी, 2 से लेकर आगे वाले सारे। और इसका लास्ट फंक्शन जो है थर्ड पार्ट वो है fx है x रियल नंबर है, फंक्शन है x रियल नंबर। देखो भाई ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर fx को y मान लिया, आप x को आप जो मर्जी पुट कर लो, जो पुट करोगे वही y आएगा। 1 पुट करा 1 आएगा, 2 पुट करा 2 आएगा, 4 पुट करा 4 आएगा, 8 पुट करा 8 पुट आएगा। यानी कि इसकी जो रेंज आएगी ना, यानी आप x को कुछ भी पुट कर सकते हो, यानी रियल नंबर पुट कर सकते हो, तो रेंज भी क्या आएगी रियल नंबर। जो पुट करोगे वही का वही आंसर आपको रिपीट मिलेगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहे, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।